हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उज्जवल सिंह। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं रोज़ एक एक वीडियो लेकर आप सभी के सामने आऊँगा और आप सभी को मैं पढ़ाऊँगा और उसी अपने बातों को पूरा करने के लिए मैं एक बार फिर से वीडियो लेके आ गया हूँ। आइए मेरे साथ जुड़िए और सीखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ऊपर यहाँ तक देख लिया था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये देखा था हमने और हमने सीखा था कि कैसे बैलेंस करते हैं। अब हम यहाँ सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हमने क्लास 9th में देखा था, केमिकल रिएक्शन में जो एटम होते हैं एक एलिमेंट के, वो कभी नहीं बदलते हैं दूसरे एलिमेंट में। ना ही कोई एटम गायब होता है और ना ही कोई मिक्सचर में यह ऑटोमेटिक बनता है। तो ये क्या रहता है, रिजर्व रहता है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड द मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शंस में जो होता है क्या होता है, तो इसमें टूटता है। क्या टूटता है भाई? तो बॉन्ड्स टूटते हैं और बनते हैं। एक बॉन्ड टूटेगा, दूसरा नया बॉन्ड बनेगा, तो ये क्या होगा, नए सब्सटेंस बनेंगे, नए पदार्थ बनेंगे। तो हम लोग चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से बॉन्ड्स बनते हैं, बॉन्ड्स टूटते हैं। तो बॉन्ड्स कई तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके के होते हैं, जो हम चैप्टर 3 और 4 में अच्छे से करेंगे। चिंता ना करें आप लोग। तो आगे अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से ही साफ है, इसमें क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो होंगे वो क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, मिलेंगे और मिल के क्या करेंगे, एक नया सब्सटेंस को बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे होगा। अब CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या किया, ये वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और बनाता क्या है, सॉल्ट लाइम, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, एक्वश होता है। इसके नीचे क्या होगा, एक्वश, यानी कि पानी जैसा होगा, ठीक है। यानी कि CaO क्विक लाइम जो होगा वो सॉलिड होगा, H2O हमारा लिक्विड होगा और जो हमारा प्रोडक्ट होगा, नया सब्सटेंस जो बना है CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्ट लाइम, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से मिला, सिंगल प्रोडक्ट बना। क्या प्रोडक्ट बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब एक, दो या दो से अधिक, रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद है आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कैसा था, एक्वस था,
इसको अब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। तब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, रिएक्शन के बाद हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और इसका नेचर कैसा होगा, ये सॉलिड होगा। कैसा होगा, सॉलिड। और इसमें से क्या निकल जाएगा, H2O, यानी कि वाटर निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ कुछ और एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसको रिएक्ट करवाने पे क्या करे बनेगा, CO2 गैस निकलेगा और ऐश बच जाएगा, राख बच जाएगा। ये प्रोसेस कब होगा, जब हम इसको जलाएंगे। और यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन जब प्रेजेंट ना हो, तो हम कभी भी आग नहीं जला सकते हैं। बर्निंग के लिए, यानी कि आग जलाने के लिए, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी चीज़ को हम जला नहीं सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब आते हैं हाइड्रोजन गैस, और इसका ऑक्सीजन के साथ हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, लिक्विड, यानी कि H2O, पानी। ठीक है, तो जैसे कि ऊपर ही हम बताएं कि सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या हैं, मैंने 2 बार बताया है। आप अपने शब्दों में कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऐसा रिएक्शंस जिसमें क्या हो, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे क्या हो, ऊष्मा, हीट निकले। तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं, ऐसे रिएक्शन का मिक्सचर जो होता है क्या होता है, गर्म होता है, वार्म होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लें तो चूना देखे ही होंगे आप लोग, चूना, हाँ वही चूना जो खैनी के साथ मिला के खाया जाता है, तंबाकू के साथ मिला के खाया जाता है। ये यूपी बिहार वाले लोग अच्छे से जानते होंगे। तो वो जब सूखा रहता है तो उसमें क्या करते हैं, H2O, किसके साथ, H2O के साथ क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो उसमें से क्या होता है, उसमें मान लीजिए ये बर्तन है, इसमें हम चूना रख दिए, तो अब इसमें पानी डालें, क्या डालें, पानी, H2O डालें। तो H2O डालने के बाद इसमें से क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इतनी ज़्यादा हीट निकलती है इसमें से कि अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हो जाए तो उसका हाथ पैर जल जाएगा। तो इसमें से बहुत सारा हीट निकलता है और ये मिक्सचर कैसा होगा, गर्म होगा। कैसा होगा, वार्म होगा। ठीक है, उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे CH4 है, ये क्या है, मीथेन गैस है। O2 ऑक्सीजन है। जब इस दोनों का रिएक्शन होगा, यानी कि बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और ये भी H2O भी क्या होगा, भाप के रूप में निकलेगा, यानी कि गैस के रूप में निकलेगा। ठीक है, एक और बात, जब हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, तो उसमें से भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये अंदर से गर्म हवा निकलती है। आप लोगों के लिए एक काम है, अपनी उंगली को क्या करेंगे, अपनी नाक के पास ले जाएंगे, और अंदर से आने वाला जो श्वास हम छोड़ते हैं उसको हम क्या करेंगे, महसूस करेंगे। तो हमें यह महसूस होगा कि वो क्या होगा, गर्म होगा।
तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और ऐसा क्यों होता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, जल्दी जल्दी मैं पढ़ देता हूँ। बाकी जो मैंने बताया है वही बात है। तो हम सभी जानते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत होती। और एनर्जी कहाँ से आता है, जो भोजन हम करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो जब डाइजेशन का जब टाइम चल रहा होता है, पीरियड चल रहा होता है, तो इस समय क्या होता है, फूड जो है वो टूटता है सिंपलर सब्सटेंस में। इसको हम कैसे देख सकते हैं, जैसे हम चावल खाए, आलू खाए, कुछ भी खाए, तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये अंदर जाएगा, सबसे पहले हम खाना मुंह में डालते हैं, दांतों से चबाते हैं, तो डाइजेशन का प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है, वो सलाइवा में मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो अंदर जाता है हमारे स्टमक में, स्टमक से फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर हमारा क्या हो जाता है, रेक्टम से वो वेस्ट निकल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो टूटता है किस में, ग्लूकोज में। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है और सेल में जाता है, और हमारे सेल्स में जाने के बाद हमारा बॉडी जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, और इस रिएक्शन का नाम हमने क्या दिया है, रेस्पिरेशन। हिंदी में इसको कहेंगे श्वसन। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, ये पूरा प्रोसेस हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कैसे कैसे टूटता है ग्लूकोज। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, और ये 10th के बोर्ड में पूछा भी है कितनी बार, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे याद करके रखें, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब इसमें O2 ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्लस H2O इसमें टूटेगा, और एनर्जी क्या होगा, फाइनली प्रोवाइड होगा। अब सब्जियों का सड़ना गलना भी क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कभी कभी डस्टबिन में हम किचन वेस्ट रख देते हैं, और लंबे समय तक उसको नहीं खोलेंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और अचानक से डस्टबिन हम खोलेंगे तो तेज़ बदबू के साथ साथ क्या होता है, गरम गरम फील होता है। पता नहीं आप लोगों ने ऐसा फील किया है कि नहीं, अगर नहीं किया है तो कभी मौका मिले तो कीजिएगा। ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को कंपोजिशन रिएक्शन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हम लोग ये देखते हैं, तो एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो टूटता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, यानी कि एक रिएक्टेंट्स अलग अलग प्रोडक्ट्स में जब टूटेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो FeSO4 जो होता है वो फेरस सल्फेट होता है। ये हीट के प्रेजेंस में क्या होता है, टूटता है, तो टूट के क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, Fe2O3। अच्छा, एक और बात, आप लोग ये फार्मूला सब जो है जितना FeSO4 फेरस सल्फेट बोलते हैं, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक है, तो ये सब जो फार्मूला है इस सभी को आप लोग याद रखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर होता है तो ये सब पूछ सकता है और पूछता भी है।
तो इन सभी से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए आप लोग इन सही फार्मूला को याद कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। बाकी धीरे धीरे हम लोग को पढ़ते 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 तो ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा, इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पे थे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब कोई सिंगल प्रोडक्ट जब टूटता है अलग अलग चीज़ों में, सिंपलर प्रोडक्ट्स में, ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और ये टूटेगा किस में, सिंपलर प्रोडक्ट्स में। ठीक है, सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूटेगा, तो इसी टूटने को क्या बोलते हैं, कंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ देखिए ये सब दिया हुआ है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो फेरिक ऑक्साइड जो है ये सॉलिड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस, ये सब याद रखिएगा क्या है नहीं है, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। CaCO3 इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और ये सॉलिड है, और इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। इसमें हम हीट देंगे, गर्मी देंगे, तो क्या बनेगा, CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जिसको हम क्विक लाइन भी कहते हैं, और CO2 गैस निकलेगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। इट हैज़ मे यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट बनाने में जो है इसका यूज़ होता है, किसका, क्विक लाइम का, कैल्शियम ऑक्साइड का। ये भी एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। When decomposition reactions carried out by heating, it is called thermal decomposition. जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो हीटिंग के थ्रू होता है, जब हम किसी चीज़ को गर्म करके इसको डिकम्पोज करते हैं, गलाते हैं, तोड़ते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो बाद बाकी कुछ है नहीं, ये सब जो छोटा मोटा फार्मूला है इन सभी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। और हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। थर्मल क्यों हुआ, ये अभी मैंने बताया। जब किसी सब्सटेंस को हम हीट के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 क्या हो गया, लेड नाइट्रेट हुआ। तो जब ये हीट में टूटेगा तो क्या बनेगा, PbO, क्या होगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, और इसमें NO2 यानी कि गैस और O2 गैस क्या होगा, रिलीज़ होगा। क्या होगा, रिलीज़ होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा है, ये 2Pb क्या है, इधर ये 4NO क्या है, तो ये कुछ नहीं, मैंने पीछे बताया था ना, ये है बैलेंस करना। क्या है, बैलेंस करना। ठीक है, तो ये बैलेंस किया है और कुछ नहीं है। नॉर्मल फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, बस वैसे मैंने बैलेंस करना पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आप लोग खुद समझदार हैं। आगे कोई आप लोगों को दिक्कत हो बैलेंस करने में, समझने में, तो कमेंट करके बताएं। मैं स्पेशली बैलेंस करने पे एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के डिमांड पे, तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करें और अच्छे से पढ़ें। एक और बात, ये सब जो है चाइना
डिस्क, सिल्वर क्लोराइड, ये सब जो होता है ये सब एक्टिविटी में पूछ देता है बनाने के लिए, तो इन सभी पे थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है। AgCl जो होता है, Ag मतलब सिल्वर होता है, ठीक है, Cl मतलब क्लोरीन होता है। ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, टूटेगा, तो क्या बनेगा, Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा। तो यही है इस एक्टिविटी में, तो इसको आप लोग देख लेंगे। ये है सिल्वर ब्रोमाइड है, ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में आएगा तो ब्रोमीन गैस निकल जाएगा और सिल्वर हमारा क्या होगा, प्लेट में नीचे में बच जाएगा। ठीक है। तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये क्या, इसका यूज़ कहाँ होता है, तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी में इसका यूज़ होता था। अब तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी होता नहीं है, तो आप लोग इसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन ऐसा पहले होता था और अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिलेगा भी। तो हमने ऊपर के रिएक्शंस में ये देखा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इनको एनर्जी चाहिए होता है, किस फॉर्म में, हीट फॉर्म में, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। तो एनर्जी किस किस रूप में चाहिए, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी रूपों में क्या होता है, टूटता है। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक मैंने बता दिया, क्या बताया कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें से हीट निकलता हो, बाहर निकलता हो, उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक कहेंगे। अब वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता हो, निकलता नहीं हो, एब्जॉर्ब हो जाता हो, सोख लेता हो, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसको एक धागे से दो कांटी नेल्स को क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एक आयरन नेल को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। ठीक है। और उसको जब निकाल लेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, आप लोग कमेंट कीजिए, क्या देखेंगे, क्या दिखेगा हमें। वीडियो को पॉज करके आप लोग सोचिए इस बात पे, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि वो जो कांटी है उस पर क्या होगा, जंग लग जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगा। क्यों, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एक्टिविटी। तो जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर क्या होता है, बच जाता है, यानी कि नीचे क्या होता है, बैठ जाता है। In this reactions, iron has displaced or removed another element, copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो आयरन नेल जो होता है वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को निकाल के अलग कर देगा, और यही जो अलग किया उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूँ।
जैसे कि एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम डुबा के रखेंगे तो वो रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, आयरन सल्फेट यानी कि फेरिक सल्फेट बनेगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। ऐसे ही जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ करेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर नीचे बैठ जाएगा अलग होके। अब लेड, पीबी होता है लेड, यानी कि जिसको हिंदी में सीसा कहते हैं। सीसा का मतलब वो ग्लास वाला सीसा नहीं, ये अलग सीसा होता है। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है। इसको भी आप लोग बहुत ध्यान में रखेंगे। इसको भी हम CuCl2 कॉपर क्लोराइड में डालेंगे तो PbCl2 लेड क्लोराइड बनेगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। जिंक और लेड ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एलिमेंट्स होते हैं। किसके तुलना में, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। इसीलिए ये डिस्प्लेस कर देते हैं कॉपर को उस कंपाउंड से। ठीक है। एक और बात, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक 100 किलो का आदमी, एक 50 किलो का आदमी, तो जब भी वज़न की बात होगी, जब भी ताकत की बात होगी, तो कौन जीतेगा। ऑब्वियस सी बात है, 100 किलो वाला आदमी 50 किलो वाला आदमी को क्या करेगा, लात मार के बाहर कर देगा। सोचने वाली बात है। तो इसी तरीके से यहाँ जिंक है, लेड है, ये क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। इसलिए इस दोनों का पावर क्या है, ज़्यादा है। किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में। इसीलिए ये क्या करते हैं, कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं उसके कंपाउंड से। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे और कल हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिनको भी मेरे से प्राइवेट ट्यूशन लेना है, ऑनलाइन क्लास लेनी है, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे से पढ़ सकते हैं। मेरा ईमेल और मेरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। कीप सपोर्टिंग मी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही सीखने के लिए और साइंस को आसानी से समझने के लिए चैनल पे मेरे साथ बने रहें। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। ठीक है।